Today we discuss about AC voltage applied to an inductor। हमने प्रीवियस लेक्चर में एसी सर्किट की डिस्कस की जिसमें एसी वोल्टेज को हमने रेजिस्टर से कनेक्ट किया था। आज के लेक्चर में हम एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको इंडक्टर से कनेक्टेड किया गया है। ये सर्किट मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये हमारा एसी वोल्टेज का सोर्स है जो साइनोसोडियली वेरिंग होता है और हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि ये 50 हर्ट्ज की 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होता है और अप्रोक्स 230 से 40 वोल्ट पर वेरी करता रहता है। और ये वोल्टेज का सोर्स लिखा जाएगा V = VM sin ओमेगा t। यहाँ ओमेगा ये वोल्टेज सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और Vm वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है और उसको हमने इंडक्टर के साथ कनेक्टेड किया है। यह इंडक्टर का सिंबल है L और ये इंडक्टर में करंट जो उसमें उसके वाइंडिंग होते हैं उसमें करंट फ्लो होता है और हम जानते हैं कि उसके वाइंडिंग के कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन हम आइडियली ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है या जीरो है और सर्किट में और कोई रेजिस्टर तो है ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, यानी कि ये सर्किट में ओनली इंडक्टर ही है। अब आइए हम किरचॉफ का सेकंड रूल जो लूप रूल कहा जाता है वो यह कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अराउंड ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप जीरो रहता है, यानी कि सिग्मा, यहाँ मैं वोल्टेज को EMF एप्सिलॉन से डिनोट करता हूँ =0। ये किरचॉफ का सेकंड रूल यानी कि लूप रूल है। और आइए अब हम ये लूप रूल का यहाँ एप्लीकेशन करते हैं। मान लो हम जानते हैं, हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया कि ये एसी वोल्टेज जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए ये 50 टाइम्स पोलैरिटी चेंज होती रहती है। इसलिए किसी भी t टाइम पर ये टाइम की इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर मान लो कि ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है, यानी कि हमारी इक्विवेलेंट सर्किट मान लो कि ऐसी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये हमारा रेजिस्टर तो है नहीं, ये हमारा इंडक्टर है और ये इंडक्टर में से ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और हम इसी करंट को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आइए अब हम ये डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं और किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ रास्ते में इंडक्टर आया तो हम जानते हैं कि इंडक्टर के अराउंड जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो फेराडे के लॉ अकॉर्डिंग दिया जाता है। हम जानते हैं फेराडे के लॉ अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप =-L di/dt ये इक्वेशन से दिया जाता है, यानी कि हम ये डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेंगे तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, यानी कि अगर हम सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो ये करंट जो हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम ही है, इसलिए किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये -L di/dt। और बाद में हम यहाँ ट्रैवल करेंगे तो ये पहले नेगेटिव एंड आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये जो EMF होगा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज वो नेगेटिव लिखा जाएगा, वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन N2P है, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ मैं V लिख देता हूँ, V = 0, यानी कि फाइनली मैं ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, V = L di/dt। ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V/L =di/dt, यानी कि di/dt यानी कि करंट का रेट मैं V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। हमारा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज V = Vm sin ओमेगा t, Vm sin ओमेगा t अपॉन L, यहाँ Vm वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, यानी कि करंट का रेट हमें मिला di/dt Vm sin ओमेगा t अपॉन L। यहाँ करंट का एम्पलीट्यूड Vm और
इंडक्टर एल दोनों कांस्टेंट है, इसलिए मैं ये इक्वेशन को डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ऐसे लिख देता हूँ वी एम अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन दिखा रहा है कि हमारा करंट है जो एसी करंट वो टाइम का फंक्शन है और वो टाइम के साथ साइनोसोडियली वेरिंग होता रहता है। और ये जो करंट का रेट है यानी कि करंट का स्लोप डी आई अपॉन डी टी ये करंट का स्लोप है और ये करंट का स्लोप ये वोल्टेज सोर्स के साथ इन फेज में है, यानी कि करंट का स्लोप वोल्टेज के सोर्स के साथ फेज में ही है। अब हम ये इक्वेशन का यूज करके करंट को ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें ये इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये वी एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं बाहर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन का इंटीग्रेशन कोस होगा, साइन का माइनस कोस होगा। और ये जो डिफ्रेंशिएशन में जो टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उसके वो हमें न्यूमेरेटर में लिख देते हैं, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि फाइनली लिखा जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस माइनस में यहाँ लिख देता हूँ वी एम अपॉन एल। ये टी के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है ओमेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कांस्टेंट है इसलिए मैं यह लिख देता हूँ। और बाद में साइन का कोस ओमेगा टी, यानी कि हमें करंट आई इज इक्वल टू फाइनली मिलेगा माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जानते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा और माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा माइनस 90। ये मैं दूसरी आइडेंटिटी का यूज करके मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी माइनस कोस थीटा ही है, माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा माइनस 90, यानी कि मैं लिख सकता हूँ करंट आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल और माइनस कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 को मैं पाई बाई 2 लिख देता हूँ, यानी कि फाइनली हमारा करंट आया आई इज इक्वल टू वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये दिखा रहा है कि हमारा करंट का स्लोप है वो वोल्टेज सोर्स के साथ ये इन फेज में था, लेकिन हमारा करंट आउट ऑफ फेज है, यानी कि उसका फेज जो है वो वोल्टेज सोर्स के साथ सेम नहीं है। यहाँ जो क्वांटिटी है वी एम अपॉन ओमेगा एल वो कांस्टेंट है और उसको मैं करंट का एम्पलीट्यूड बोल देता हूँ, यानी कि करंट का एम्पलीट्यूड आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। ये इक्वेशन ओम्स का लॉ का इक्वेशन जैसा ही, यानी कि ओम्स का लॉ ऐसा है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आर है उसकी जगह आ गया ये ओमेगा एल, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ओमेगा एल वो समवॉट रेजिस्टेंस जैसा ही काम करता है इंडक्टिव सर्किट में और उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है और उसको एक्स एल से डिनोट किया जाता है, यानी कि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। यह दिखा रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स एल करंट की वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर के प्रोपोर्शन में है और उसका जो डायमेंशन होगा वो रेजिस्टेंस के सेम ही होगा और उसका यूनिट ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस के सेम ही यानी कि ओम्स ही होगा, यानी कि फाइनली मैं करंट के एम्पलीट्यूड आई एम को लिख सकता हूँ वी एम अपॉन एक्स एल। ये इक्वेशन से मैं डिनोट कर सकता हूँ, यहाँ एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल है, यानी कि मैं फाइनली ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ आई एम करंट का एम्पलीट्यूड है और आई एम इज इक्वल टू है वी एम अपॉन एक्स एल और एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि ओमेगा एल। हमने जो ये करंट का एसी करंट का इक्वेशन डिराइव किया उसको अगर हम वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के साथ कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि हमारा वोल्टेज का इक्वेशन ऐसा है, यानी ये दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज के कंपेयर में करंट है उसका फेज पाई बाई 2 भी लेग बिहाइंड कर रहा है, यानी कि करंट का जो वेव है वो वोल्टेज के वेव से
ये फेज में π/2 पीछे है, उसका मैंने फेजर डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया है। अगर ये वोल्टेज का फेजर ऐसा होगा तो यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेजर लिया जाता है, यानी कि ये वोल्टेज का फेजर ऐसे होगा। ये वोल्टेज का फेजर जिसकी पीक वैल्यू Vm है, Vm sin ओमेगा t, ये जो टाइम t के साथ वेरी कर रहा है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर हमने फेजर ड्रॉ किया है। अगर ये वोल्टेज का फेजर होगा तो ये करंट का फेजर उससे एग्जैक्ट π/2 यानी कि 1/4 साइकिल पीछे होगा, यानी कि ये करंट का फेजर ऐसे होगा। और अगर ये दोनों को मैं इक्विवेलेंटली ये वेव फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो हमें वेव फॉर्म ऐसे मिलेगा। ये जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, और ये जो करंट का वेव फॉर्म होगा ये उससे एग्जैक्ट π/2 यानी कि 1/4 साइकिल ये पीछे होगा। यानी कि अगर वोल्टेज की जब पीक वैल्यू होगी उसी समय ये करंट की जीरो वैल्यू होगी, और बाद में जब करंट मैक्सिमम होगा तब वोल्टेज की जीरो वैल्यू रहेगी। यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट π/2 फेज पीछे होता है। हमने डिस्कस किया कि करंट वोल्टेज से π/2 फेज डिफरेंस में है, यानी कि वो 1/4 साइकिल पीछे है, यानी कि T/4 लिखा जाएगा π/2 अपॉन ओमेगा। यानी कि जब भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है तब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 1/4 टाइम पीरियड आगे हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि ये इंडक्टिव सर्किट में जो इंडक्टर है वो रेजिस्टर जैसा ही काम करता है। जैसे रेजिस्टर जो रेजिस्टिंग सर्किट में डीसी सर्किट में काम करता है ऐसा ही काम करता है, और ये रेजिस्टर की तरह पावर को कंज्यूम करता है या नहीं ये हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि पावर P = होता है VI। यहाँ मैं इंडक्टिव सर्किट में पावर को PL से लिख देता हूँ। PL = होगा V × I। अब हम V और I की वैल्यू पुट कर देते हैं। V = है Vm sin ओमेगा t और I की वैल्यू है Im sin ओमेगा t - π/2। यहाँ हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। हमने पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज किया वहाँ हमने cos θ = ये आइडेंटिटी थी cos θ - cos θ = sin θ - 90, ऐसी आइडेंटिटी थी। यहाँ उसका हम रिवर्स यूज कर देते हैं, यानी कि sin θ - 90 = हम -cos θ लिख सकते हैं। यानी कि फाइनली इंडक्टिव पावर PL = होगा Vm sin ओमेगा t इंटू ये sin ओमेगा t - π/2 को लिख सकता हूँ मैं cos ओमेगा t। ये माइनस साइन को मैं आगे लिख देता हूँ, यानी कि मैं ये फाइनल इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि = मैं लिख सकता हूँ -Vm यह sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t को भी मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ। यहाँ हम जानते हैं sin 2θ = होता है 2 sin θ इंटू cos θ, यानी कि sin θ इंटू cos θ = होगा sin 2θ/2। यहाँ यह थीटा एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि sin θ/cos θ = होगा sin 2θ/2, यानी कि ये -Vm एज इट इज, और ये sin θ इंटू cos θ = होगा sin 2θ, यानी कि sin 2 ओमेगा t/2। ये 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि फाइनली हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिला PL = -Vm/2 sin 2 ओमेगा t। ये हमें इंडक्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर दिखा रहा है। अब हम एवरेज पावर डिराइव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एवरेज पावर PL का मैं एवरेज ले लेता हूँ, उसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ। यह मैं कैपिटल लिख देता हूँ एवरेज पावर के लिए। PL = होगा -Vm/2 sin 2 ओमेगा t, उसका एवरेज। हम देखते हैं कि ये करंट का वोल्टेज का एम्पलीट्यूड यहाँ मैं जो ये पावर का इक्वेशन था, ये पावर = था Pm = ये Vm × I, यानी कि मैं यहाँ Im लिखना गलती से भूल गया, यहाँ Im आया था, इसलिए फाइनली होगा Vm Im/2।
यानी कि IM। ये VM और IM करंट और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, इसलिए मैं एवरेज के बाहर लिख देता हूँ, यानी कि फाइनली होगा VM IM अपॉन 2 और ये sin 2 ओमेगा टी का एवरेज। अब हम ये sin 2 ओमेगा टी का एवरेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उसका एवरेज हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का एवरेज इज इक्वल टू होता है वो फंक्शन का जो हमारा टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल में उसका इंटीग्रेशन वन टाइम पीरियड में 0 से t तक sin 2 ओमेगा टी और उसको टाइम की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/t। ये उसका एवरेज की फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, यानी कि 1/t। ये हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन ऑलवेज माइनस कोस होता है, यानी कि माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस कोस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस अपॉन इंटीग्रेशन में जो टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 2 ओमेगा यहाँ मैं लिख देता हूँ, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से लेकर t तक। ये 2 ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 ओमेगा टी और ये माइनस साइन भी आगे लिख देता हूँ। फाइनली होगा ये कोस 2 ओमेगा टी और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल T, यानी कि फाइनली एवरेज साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -1/2 ओमेगा टी। यहाँ मैं इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर देता हूँ, यानी कि कोस 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस कोस 0। हम जानते हैं कि अगर यहाँ साइन होता तो साइन पाई की वैल्यू साइन n पाई की वैल्यू ऑलवेज 0 रहती, लेकिन हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि कोस n पाई की वैल्यू ±1 होती है। अगर कोस इवन पाई होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज +1 रहेगी, और कोस ऑड पाई होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज -1 होती है। इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ आगे ये एवरेज साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू होगा -1/2 ओमेगा टी। ये इवन पाई होगा 2 है, इसलिए उसकी वैल्यू होगी +1 माइनस ये भी कोस इवन पाई है, इसलिए उसकी वैल्यू भी +1 ही होगी, यानी कि 1 यानी कि 0। ये 0 ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि फाइनली हमें एवरेज साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू मिली 0, यानी कि फाइनली हमारा एवरेज पावर PL इज इक्वल टू हमें मिला -VM IM अपॉन 2 × 0, यानी कि 0, यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस 0 रहता है।